प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसोचैम के स्थापना सप्ताह समारोह में भारत की प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा, भारत की पहचान बदली, प्रगति के रास्ते पर देश बढ़ा आगे। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा, विपक्ष राजनीतिक कारणों से कर रहा है कृषि कानूनों का विरोध, नए कानून से होगी किसानों की उन्नति। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा, नए कृषि सुधार कानून हैं किसानों के हित में, मंडियों से बाहर बेचने की आजादी से उपज का मिलेगा सही दाम। और केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए उठाया बड़ा कदम। एशियाई विकास बैंक के साथ $50 करोड़ के समझौते पर हुए हस्ताक्षर। नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र तोमर। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसोचैम के स्थापना सप्ताह समारोह को आज संबोधित किया। वैश्विक स्तर पर और विभिन्न सेक्टरों में भारत की प्रगति को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ऐसे रास्ते पर आगे बढ़ रहा है जहां लोग अब यह कहने लगे हैं कि भारत क्यों नहीं, जबकि पहले कहते थे भारत क्यों। एक जमाने में हमारे यहां जो परिस्थितियां थी उसके बाद कहा जाने लगा था, वाई इंडिया। अब जो रिफॉर्म्स देश में हुए हैं उनका जो प्रभाव दिखा है, उसके बाद कहा जा रहा है, वाई नॉट इंडिया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर उद्योगपति रतन टाटा को एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड भी प्रदान किया। उन्होंने टाटा समूह की ओर से यह पुरस्कार ग्रहण किया। एसोचैम की स्थापना देश के सभी क्षेत्रों के प्रवर्तक चैंबरों ने 1920 में की थी। इसके तहत 400 से अधिक चैंबर और व्यापार संघ आते हैं। देश भर में इसके सदस्यों की संख्या 4.5 लाख से अधिक है। बीते 100 सालों में आप सभी देश की इकोनॉमी को, करोड़ों भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने में जुटे हैं। यही बात श्रीमान रतन टाटा जी के लिए, पूरे टाटा समूह के लिए भी उतनी ही सही है। भारत के विकास में टाटा परिवार का, टाटा समूह का, उनके योगदान के लिए उन्हें आज यहां सम्मानित भी किया गया है। टाटा ग्रुप की देश के विकास में बड़ी भूमिका रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कृषि सुधारों को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम के बीच अपने ट्विटर अकाउंट पर नमो ऐप का लिंक शेयर किया है, जिसमें कृषि सुधारों को लेकर ग्राफिक्स, बुकलेट और अन्य बहुत सी सामग्रियों के जरिए जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में लिखा है, यहां ग्राफिक्स और बुकलेट सहित बहुत सी सामग्री है जो विस्तार से बताती है कि हाल ही में किए गए कृषि सुधारों से हमारे किसानों की किस तरह मदद हो रही है। ये नमो ऐप पर वॉलंटियर मॉड्यूल के तहत योर वॉइस और डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध है। पढ़िए और खूब शेयर करिए। कृषि बिल को लेकर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि विपक्ष केवल राजनीतिक कारणों से कानून का विरोध कर रहा है। किसान सरकार से संतुष्ट है। यह विरोध केवल विरोध के लिए है। बरेली में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने दूरदर्शन प्रतिनिधि से बात करते हुए कहा कि एमएसपी का सवाल जो लोग उठा रहे हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि केंद्र सरकार ने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है, उसे हर वर्ष बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार काम कर रही है। हमारा मानना है कि विपक्ष केवल विरोध के लिए विरोध कर रहा है। अगर आप जब से मोदी जी की सरकार बनी है तब से अब तक लगातार कृषकों की ओर ध्यान दिया जा रहा है, कृषकों की चिंता को दूर किया जा रहा है और समर्थन मूल्य की जो बात की जा रही है, हमने जो एमएसपी तय की है वो हर वर्ष बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर आप 2014 के मूल्य और इसके मूल्यों में देखें तो डेढ़ का अंतर है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं
और हमारा मानना है कि ये उनका विरोध केवल राजनीतिक कारणों से विरोध हो रहा है और वास्तविकता ये है कि देश का किसान असंतुष्ट नहीं है, मोदी जी से संतुष्ट है। कृषि कानून के समर्थन में केंद्रीय और उत्तर प्रदेश के मंत्री किसानों के बीच जाकर किसान बिल के फायदे बता रहे हैं। इतना ही नहीं, वह किसान भाइयों से अपील भी कर रहे हैं कि वह किसान इस कानून को ध्यान से पढ़ें। मेरठ पहुंचे केंद्रीय मत्स्य पालन व डेयरी विकास मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश गुड़ की मंडी है। कृषि कानून से पहले किसान मंडी शुल्क देकर शहर से बाहर अपना गुड़ ले जाता था। आज वह बिना मंडी शुल्क दिए देश में कहीं भी अपना गुड़ बेच सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है। यहां पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से ही होती है। चीनी मिल और किसानों का गन्ने का कॉन्ट्रैक्ट रहता है और किसान चीनी मिल को गन्ना बेचता है। एग्रीमेंट हमेशा फसल का होता है, जमीन का नहीं। जैसे पहले था वैसा अब भी जारी है। जमीन हमेशा किसान की ही रहती है। उन्होंने कहा कि किसान भाइयों को सौहार्दपूर्ण वार्ता करनी चाहिए। प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने बताया कि नए कृषि कानून किसानों के हित में है और लगातार किसान उसका समर्थन भी कर रहे हैं। जो किसान समर्थन नहीं कर रहे उनसे लगातार वार्ता जारी है। उन्होंने किसान भाइयों से अपील की कि अगर उनको कोई शंका है तो वह वार्ता से उनका समाधान करें। मोदी जी जो विधेयक लेकर के आए हैं, कृषि सुधार के विधेयक, तमाम किसान आज खुले मन से उसका समर्थन कर रहा है। मैं उन तमाम किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं और निश्चित रूप से यदि किसान भाइयों के मन में कोई भ्रम की स्थिति है, कोई कंफ्यूजन है, तो लगातार देश के माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय कृषि मंत्री जी ने और स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम तमाम प्रकार के विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं और लगातार उन लोगों ने चर्चा की भी है। कई दौर में किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है, अब भी लगातार वो बैठक करने के लिए तैयार है। कृषि मंत्री जी ने कल ही किसान भाइयों को पत्र लिखा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे राजनीतिक दल जो खुद बोलते थे, राहुल गांधी जी स्वयं कहते थे एपीएमसी में हम संशोधन करेंगे, लेकिन उनके अंदर साहस नहीं था। वो किसानों का भला नहीं चाहते, किसानों के हित में फैसले करना नहीं चाहते। आदरणीय मोदी जी ने जब फैसला कर दिया, जब मोदी जी ने संशोधन कर दिया, जो खुद संशोधन की मांग कर रहे थे, आज वो परेशान क्यों हैं? वो परेशान इसलिए हैं, वो देश की तरक्की नहीं चाहते। देखिए, मैं किसानों से ये अपील करना चाहूंगा कि जो ये बिल हैं ये किसानों के हित में है। अगर मैं अपने परिप्रेक्ष्य में देखूं पश्चिम उत्तर प्रदेश के, तो मंडी से मतलब पड़ता है गुड़ का। हमारे यहाँ गुड़ मंडियां हैं। अगर मेरे गांव में एक किसान है, अगर उससे पहले उसे गुड़ मंडी में आना पड़ता था, 2.5% ड्यूटी देनी पड़ती थी, उसके बाद वो गुड़ को हरियाणा दिल्ली लेके जाता था। अब अपने गांव से बिना टैक्स दिए वो जहां उसका मन है वहां गुड़ को ले जा सकता है। तो एक तरह से ये बहुत बड़ा फायदा है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जहां तक बात है, एक तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही है। गन्ना किसानों का शुगर मिल के साथ एग्रीमेंट होता है, शुगर मिल गन्ना खरीदती है। ये फसल का एग्रीमेंट है, इसमें जमीन कहीं शामिल ना पहले थी ना आज है। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले किसान सम्मान निधि किसानों को देने का काम किया, न एजेंडे में था न किसी ने कभी मांगने का काम किया। एक नंबर 2, किसानों का ऋण उत्तर प्रदेश के अंदर 1 लाख रुपए का ऋण उत्तर प्रदेश के अंदर माफ करने का काम किया। किसानों की आय को दुगनी करने के लिए सड़क ब्याज की सस्ता बीज दिया, कल्टीवेटर्स दिए, कृषि ऋण उत्पादन पर 90% तक सब्सिडी देने का काम किया। लोगों की योजनाएं बना करके कृषकों की 100 किसानों का ग्रुप बना करके उनको सब्सिडी दिलवा करके उनकी प्रगति को, उनकी उन्नति के लिए काम करने का काम किया। और जितनी भी आवश्यकताएं थी उन सबको पूरा करने का काम किया। आज कुछ लोग जिनकी जमीन सरक गई है, जिनके पास धरती नहीं है, जिनको जनता ने नकार दिया है, ऐसे लोग किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके उनको आंदोलन चलाना चाहते हैं, लोगों को समाज को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं एक विराम। देखिए, बच्चा बीमार भी हो तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए। अगर किसी वजह से दूसरी जगह भी जाना पड़े तो भी इसका ये जो कार्ड है, इस कार्ड को साथ ले जाए और टीके जरूर लगवाएं। 5 साल 7 बार, छूटे ना टीका एक भी बार।
आज माँ को टेलीग्राम भेज दोगे ना? मुझ पे छोड़ दो। अब तो हमारा परिवार पूरा है और बच्चे नहीं। मुझ पे छोड़ दो। पूरे परिवार का ख्याल तो हमें रखना है। तभी तो हमने निर्णय लिया है कि मैं नसबंदी करवाऊंगा। और मुझे पता है इससे किसी तरह की कमजोरी नहीं होती। ये नई तकनीक की पुरुष नसबंदी है, न चीरा न टांका। इसमें समय भी कम लगता है और कोई परेशानी भी नहीं होती। पति पत्नी करें विचार, स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार। पीतल नगरी के नाम से देश दुनिया में अपनी पहचान रखने वाले मुरादाबाद के निर्यातकों की औद्योगिक समस्याओं का निराकरण हो सके, इसको लेकर मुरादाबाद में एक निर्यातक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री ने निर्यातकों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए समस्याओं के जल्द निराकरण कराए जाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर सिद्धार्थनाथ सिंह ने एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण टूल किट योजना और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लाभार्थियों को टूल किट और चेक का वितरण भी किया। सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि सरकार के द्वारा उद्योग एवं निर्यात के विकास हेतु हर संभव प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्पाद बनाने वाले लोग अपने अंदर उद्यमी की सोच विकसित करें। सरकार उद्यमी के विकास हेतु हर प्रकार की तकनीक उपलब्ध कराने हेतु प्रयासरत है। कोविड के टाइम पे जो आत्मनिर्भर पैकेज है एमएसएमईज के लिए और जो नई इकाइयां हैं, हम लोगों ने ऑनलाइन लोन मेला से 31,000 करोड़ रुपए विशेष रूप से जो स्मॉल है, माइक्रो है, उन इंडस्ट्रीज को दिलवाया है। 10.5 लाख जो एमएसएमईज उनको फायदा दिलवाया है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक चीज चाहिए कि आप अपने आइडियाज दीजिए, प्रैक्टिकल आइडियाज दीजिए जो वर्केबल है। दूसरा सबसे बड़ी चीज है, आप सरकार पे, योगी जी और हम पे अपना पेशेंस दिखाइए एंड भरोसा दिखाइए। ट्रस्ट में चाइना को हम लोग बीट करके रहेंगे। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ $30 करोड़ के एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। $43 करोड़ के 2 किश्तों में से कल पहली किश्त के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र की 65,000 किलोमीटर की कम वोल्टेज वाली विद्युत वितरण लाइन को बदला जाएगा। इससे 46,000 गांव के 7 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। कृषि क्षेत्र और घरेलू उपयोग के लिए 17,000 किलोमीटर का फीडर सेपरेशन नेटवर्क स्थापित किया जाएगा, जिससे सौर ऊर्जा का वितरण होगा। बिजली बिल जमा करने में सुधार के लिए गांव की महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के जरिए लगाया जाएगा, जिससे उनके पारिवारिक आय में बढ़ोतरी होगी। इससे वित्त सुविधा के तहत एडीपी के टीए स्पेशल फंड और गरीबी उन्मूलन के जापान फंड से $20 लाख की तकनीकी सहायता अनुदान को भी दिया जाएगा। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान अगले महीने शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। इससे संबंधित सभी कार्य इस महीने के अंत तक पूरे कर लिए जाएंगे, यह कहना है प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह का। इस विषय पर और अधिक जानकारी उन्होंने साझा की हमारे संवाददाता से। प्रदेश में जल्द ही कोरोना वैक्सीनेशन का काम शुरू हो सकता है और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह जी। देखिए, वैक्सीन आने की जो संभावना है वो तो केंद्र सरकार द्वारा ही तय किया जाएगा, और कौन सा वैक्सीन जो इस समय क्लिनिकल ट्रायल में देश में है, कौन सी कंपनी का, वो भी भारत सरकार अपने वैज्ञानिकों के माध्यम से तय करेगा। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, हमने अपने जितने भी लॉजिस्टिक्स हैं, माने हमारा कोल्ड चेन जो पूर्व में ही टीकाकरण के कार्यक्रम को लेके चलता ही है, वो हमने उसमें और जो कैपेसिटी बढ़ानी थी उसमें लगभग 22 जनपदों का हमने काम शुरू करवा के सभी का हमने पूरा करने का प्रयास किया है। और वैसे भी इस महीना तक पूरा हो जब भी जाएगा वो, तो उसमें जो कैपेसिटी में आईएलआर और जितने भी और भी जो चीज़ें हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, वॉक इन कूलर्स हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग के आ भी गई हैं और इनको हम उसको तैयार करके हम इनको पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमारा इस महीने के अंदर हमारा नॉर्मल टीकाकरण जो चलता है प्लस वैक्सीन रखने की भी, जो कोविड वैक्सीन रखने की भी जो जगह होगी वो भी हमारा पूरा हो जाएगा और पर्याप्त मात्रा में हमारे पास कैपेसिटी रहेगा। तो इसमें भी सुरक्षा के प्रबंध भी किए जा रहे हैं। जहाँ कोल्ड चेन रहेंगे वो पुलिस से बात करके हम लोगों ने सुरक्षा का प्रबंध भी कराने के लिए तय कर लिया है। सीसीटीवी कैमरा भी लगे जाएंगे
और इस तरह करके हमने अपने वैक्सीनेटर का भी ट्रेनिंग पूरा कर लिया है। बाकी जैसे वैक्सीन आएगा हम लोग तैयारी करेंगे। सर, एक सवाल ये इम्पोर्टेंट है कि वैक्सीन जो शुरू होगा वैक्सीनेशन का काम, उसमें प्राथमिकता भी रखी गई है क्या? तो किस वर्ग को सबसे पहले हम वैक्सीन लगाएंगे या सरकार के इसमें क्या प्रोविजन है? इसमें जो प्राथमिकता रखा गया है देश के प्रधानमंत्री के द्वारा ही तय हुआ है। सभी राज्य के मंत्रियों के साथ, मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करके हेल्थ वर्कर नंबर 1 पर रहेंगे, फ्रंट लाइन वर्कर नंबर 2 पर लेंगे। ये दोनों श्रेणी जब तक खत्म होगा तब तक वैक्सीन जब शुरू हो जाता है और उत्पादन लगातार चलता है, क्योंकि फर्स्ट डोज होगा, फिर उसके 28 दिन बाद सेकंड डोज होगा और उसके तत्काल जब ये सब चलते रहेगा तब तक आपके एक एक लाइन, एक एक श्रेणी को हम खत्म करते जाएंगे। उसके बाद आगे का भी हम लोग तैयार कर लेंगे। जैसे भी हमारा जो सप्लाई होगा, सप्लाई आने पर हम लोग उसको भी आगे बढ़ाते रहेंगे। तो ये थे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह जी, जिनका कहना है कि कोरोना वैक्सीनेशन के लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उसको पूरा फॉलो किया जाएगा। हिमांशु सोनकर, डीडी न्यूज, लखनऊ। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं एक विराम। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट, इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है, बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण से पिछले 24 घंटों में 29,885 संक्रमित मरीजों के ठीक होने के साथ ही देश में अब तक कुल 95,50,712 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही देश में संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 95.46% हो गई है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 25,153 मामले सामने आए हैं। राज्य के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1,226 नए मामले सामने आए और पिछले 24 घंटों में ही 1,544 कोरोना संक्रमित मरीज उपचार के बाद पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन केसेस की संख्या 17,593 है। उन्होंने कहा कि रिकवरी का प्रतिशत 95.5 चल रहा है। कोरोना के संक्रमित लोगों में से 8,177 लोगों की मृत्यु हुई है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 1,226 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 1,544 है। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 17,593 है। इन 17,593 केसेस में से 7,652 होम आइसोलेशन में हैं और 1,799 निजी चिकित्सालयों में अपना इलाज करवा रहे हैं। बाकी के सभी एक्टिव केसेस जो इस समय संक्रमित हैं वो राज्य सरकार की निःशुल्क L1, L2, L3 स्तर के चिकित्सालयों की व्यवस्था में अपना इलाज करवा रहे हैं। प्रारंभ से अब तक संक्रमण के पश्चात कुल 5,47,631 लोग पूर्णतः स्वस्थ हो चुके हैं और संक्रमण विहीन हो चुके हैं। रिकवरी का प्रतिशत इस समय प्रदेश का 95.5% चल रहा है, 95.5%। संक्रमित लोगों में से कुल 8,177 लोगों की मृत्यु हुई है।
अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और वैक्सीनेटर की ट्रेनिंग, सिरिंजेस की उपलब्धता के बारे में एक विस्तृत समीक्षा की थी। उन्होंने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए सब लोगों को सावधानी बहुत जरूरी है, साथ ही सामाजिक दूरी बनाकर रखें। प्रदेश में कोरोना संक्रमण कम होने से कंटेनमेंट जोन में कमी आई है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन तेजी से टेस्ट किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और वैक्सीनेटर्स की ट्रेनिंग, सिरिंजेस की उपलब्धता के बारे में एक विस्तृत समीक्षा भी की थी, जिसके बारे में भी आपको अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया। लेकिन सबसे जरूरी जो बात है वो है कि हम सब लोग सावधान रहें। सब लोगों के लिए सावधानी बहुत जरूरी है। मास्क निरंतर पहने रहें, हाथ धोते रहें और सामाजिक दूरी बनाकर रखें। भीड़ भाड़ के क्षेत्रों से बचें। प्रदेश में कोरोना के संक्रमण कम होने से कंटेनमेंट जोन कम हुए हैं, हॉटस्पॉट्स कम हुए हैं। मैंने जैसे बताया था कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी एक एक्सरसाइज की गई है। वो एक्सरसाइज है कि लगभग 2.23 करोड़ के आसपास 2,23,00,000 टेस्ट हो चुके हैं अभी तक, और प्रतिदिन तेजी से टेस्ट किए जा रहे हैं। भारत सरकार की वित्तीय सुविधाएं ग्रामीण इलाकों में रहने वाले विशेष रूप से किसानों तक पहुंचाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने एक नए अभियान की शुरुआत की है, चलो गांव की ओर। इस अभियान के तहत भारतीय स्टेट बैंक के कई अधिकारियों को अलग अलग गांव की जिम्मेदारी दी गई है। अधिकारी गांव-गांव जाकर लोगों की दिक्कतों को समझकर वित्तीय सुविधाओं को उन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में प्रयागराज में भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक अजय कुमार खन्ना ने इस संदर्भ में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने इस अभियान की जानकारी दी। दूरदर्शन से बात करते हुए उन्होंने बताया कि अभियान FIMM यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड माइक्रो मार्केट के अंतर्गत शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक ने 4 विशेष फोन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर एक सप्ताह में लगभग 1700 शाखाओं में लिख दिए जाएंगे। इन फोन नंबरों के जरिए उपभोक्ता अपनी दिक्कतें व सुझाव भारतीय स्टेट बैंक के साथ साझा कर सकेंगे। जी, हमने 4 फोन नंबर डिसाइड किए हैं। अभी हमने वो फोन नंबर लिए हैं। अगले सप्ताह के अंदर ये सभी फोन नंबर हमारी सभी 1700 ब्रांचों में अवेलेबल होंगे, लिखे होंगे कि इन फोन पर कोई भी कस्टमर अगर उसे कुछ सुझाव देना है या उसे लगता है कि सेवा में कोई त्रुटि है तो उस फोन नंबर पर वो फोन करके अपनी शिकायत या अपना सुझाव दे सकता है। और तुरंत हमने एक पोर्टल बनाया है, उससे जो संबंधित अधिकारी हैं उन तक वो बात जाएगी। उनका कार्य होगा कि वो उसे T+1 डे के अंदर अगर आ जाती है तो अगले दिन उसका निराकरण कर सकें। इतना ही नहीं, उसको पूरा एनालिसिस किया जाएगा LHO लेवल पर। ये देखा जाएगा कि किन किन सेवाओं में ये त्रुटियां हो रही हैं, ताकि हम उस पर करेक्टिव एक्शन ले सकें कि वो त्रुटियां रहे ही नहीं। प्रधानमंत्री द्वारा गरीबों के हित में चलाई जा रही आयुष्मान योजना के अंतर्गत मथुरा में कोविड-19 कोरोना से पीड़ित लोगों का और अन्य बीमारी से पीड़ित सैकड़ों लाभार्थियों को स्वास्थ्य लाभ दिया गया है। जनपद में आयुष्मान के अंतर्गत अभी तक 86,000 गोल्डन कार्ड बने हैं। इस योजना से 2,900 परिवारों का इलाज हुआ है और राजकीय अस्पतालों में 600 परिवारों को लाभ मिला है और उनके जीवन को समय से स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। बीमारी से पीड़ित लाभार्थी श्रीमती गंगा देवी ने बताया कि मेरे पेट में रसौली थी, मैं बहुत परेशान थी, गरीब हूं और धन के अभाव में इलाज नहीं करा पा रही थी। मथुरा शहर के मंडी रामदास जज साहब का बाड़ा की रहने वाली श्रीमती सीमा शर्मा ने बताया कि मेरे ससुर वृषभान शर्मा इस योजना से हमने इलाज कराया। उनके घुट्टों में परेशानी थी। भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य लाभ योजना है। इसमें निर्धन एवं असहाय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। ये बताइए कैसे आई आप? यहाँ इनका ऑपरेशन हुआ था रसौली का, तो अब वैसे सही हो गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे सब चीज मिल रही है इनको खाने के लिए, दाल भी मिल रही है, रोटी मिल रही है, सब्जी भी मिल रही है, सब मिल रहा है। हाँ, सही कर रही है। कौन कर रहा है सही? सरकार कर रही है। ये हमें आयुष्मान कार्ड जो है मिला है सरकार के द्वारा से, इससे हमें बहुत सी सुविधाएं प्राप्त हुई हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी इसकी सुविधा हमें मिले। मैं आयुष्मान भारत से बहुत संतुष्ट हूँ। मैंने जो भी इलाज कराया अभी तक सबको संतुष्टि मिली है और हमें इससे लाभ मिला है।
और आगे चल के भी लाभ मिलेगा। और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो भी हमें जारी किया गया है वो हमें सब लाभ मिल रहा है। इन्हें अब ओल्ड एज तो है ही, ओल्ड एज की जो बीमारियां हैं इसके साथ ही उन्हें घुटनों में विशेष परेशानी है जिनसे उन्हें चलने में समस्या आती है, तो उसके तहत उनका इलाज चल रहा है। इस हेतु हम प्रधानमंत्री को विशेष धन्यवाद देते हैं कि वो ये जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनसे सभी लाभान्वित हों, जैसा कि मैं साक्षात लाभ ले रही हूँ। जो प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य था आयुष्मान को लेके आने का, जिससे कि 5 लाख लोगों को एक फ्री हेल्थ कार्ड के थ्रू, उसमें आयुष्मान के थ्रू मिल रहा है, उसको हम उस सपने को साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में जहां किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, तो वहीं बरेली के किसान इन सब बातों से दूर होकर मंडियों में अपने धान की फसल बेच रहे हैं। सरकार के प्रयास से बरेली जिले में धान खरीद का लक्ष्य 100% पूरा हो जाने के बाद भी खरीदारी जारी है, जिसे मंडल में बरेली जिला पहले स्थान पर है। बरेली मंडल में 9 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया था, जिसके लिए मंडल भर में 535 खरीद केंद्र बनाए गए, जिसमें बरेली जिले में 1,75,000 मीट्रिक टन के सापेक्ष 15% मीट्रिक टन अधिक धान की खरीद की गई है। आरएफसी प्रभारी जोगिंदर सिंह ने बताया, मंडल में 3 जिलों में 100% धान क्रय का लक्ष्य पूरा हो चुका है। वहीं पिछले वर्ष धान विक्रय करने वाले 1,10,000 किसानों के सापेक्ष इस बार 1,60,000 किसानों ने पंजीकरण कराया था। वहीं किसानों का कहना है कि मंडियों में आसानी से खरीदा जा रहा है, जिससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बरेली मंडल का जो लक्ष्य था धान क्रय का, वो 9 लाख मीट्रिक टन था और आज के समय में 16 तारीख को हम लोगों ने लगभग 8,68,000 धान क्रय कर लिया गया है। बरेली मंडल में 4 जनपद आते हैं, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत। इसमें 3 जनपदों द्वारा अपना 100% लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। बरेली ने लगभग 115% पूर्ण कर लिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि गत वर्ष 1,10,000 किसानों ने ये पंजीकरण कराया था, धान विक्रय किया था सरकार के लिए। इस साल आज की दिनांक में लगभग 1,60,381 किसानों का धान क्रय किया गया है। हाँ, पूरा पैसा मिल रहा है। किसी तरह कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं आ रही है। खाली जो वो तो नियम है, उसे 11 रुपये कट्टा वो जो तुलाई का है, वो सब तुलाई का है, वो जाता है। बाकी कोई खर्चा एक्स्ट्रा नहीं लिया जा रहा है लोगों से। और बात अब अपनी सुरक्षा की, कोविड-19 से बचाव की और डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया की। देखते हैं क्या है ये पहल। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क। अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसोचैम के स्थापना सप्ताह समारोह में भारत की प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा, भारत की पहचान बदली, प्रगति के रास्ते पर देश बढ़ा आगे। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा, विपक्ष राजनीतिक कारणों से कर रहा है कृषि कानूनों का विरोध, नए कानून से होगी किसानों की उन्नति। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा, नए कृषि सुधार कानून हैं किसानों के हित में, मंडियों से बाहर बेचने की आजादी से उपज का मिलेगा सही दाम। और केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए उठाया बड़ा कदम, एशियाई विकास बैंक के साथ $50 करोड़ के समझौते पर हुए हस्ताक्षर। और अब एक जरूरी संदेश, कोरोना से बचाव के लिए अपने हाथ नियमित धोएं और 2 गज की दूरी भी बनाए रखें।
साथ ही जब भी बाहर निकलें मास्क होना जरूरी है। जेब अथवा थैले में नहीं बल्कि इस तरह से चेहरे पर लगाएं, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।